इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर सीपी जोशी साहब। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय गोविंद जी डोटासरा साहब, प्रभारी मंत्री उदयलाल जी अन्ना साहब, हमारा जिले के विधायक भाई सुदर्शन जी, हरि सिंह जी, नारायण सिंह जी भाटी, काका साहब, हमारे जितने भी पंचायत समिति के चुने हुए प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंच साहबान, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथी, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा अभी आप सबने सुना कि महात्मा गांधी जी के मन में कल्पना थी कि देश आज़ाद होगा और देश आज़ाद होकर हम देश का नवनिर्माण कैसे करेंगे, इसकी कल्पना उन्होंने आज़ादी के पहले की। और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, उन्होंने एक संविधान बनाया। उस संविधान के पीछे उनकी मंशा क्या थी, उस मंशा को आज हम कार्यकर्ता के रूप में, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जनप्रतिनिधि के रूप में उस काम को हम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई थी कि भाई गोविंद जी डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की हैसियत से नाथद्वारा में आ रहे हैं। मैं संवैधानिक दृष्टि से निर्वाचन आयोग में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विधायक हूँ और विधायक के रूप में मेरी पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पर आया है और मैं विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं संवैधानिक इस व्यवस्था को किस तरह से सम्मानित करके मेरे पार्टी के जो अध्यक्ष है, जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ और जिस सरकार के ये मंत्री हैं, उस सरकार का मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। इसलिए मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र क्या है और संविधान क्या है। यदि लोकतंत्र नहीं होता तो गोविंद जी डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष की पार्टी का मैं एमएलए हूँ, तो मेरा दायित्व बन जाता है कि पार्टी के विधायक के रूप में पार्टी के अध्यक्ष का सम्मान किया जाए, उससे मुझे उपस्थिति दर्ज की जाए। इसलिए मैं आज इस व्यक्ति से उनकी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए आया। लेकिन मेरी संवैधानिक व्यवस्था भी है। मैं संवैधानिक दृष्टि से विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जिस विधानसभा की कुर्सी पर बैठकर सरकार का मंत्री जवाब देता है, विपक्ष का विधायक प्रश्न पूछता है, सरकार के प्रश्न और उत्तर के बीच में जनता की समस्याओं का निराकरण करने का जो प्लेटफॉर्म है, उसका ठीक ढंग से उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें निर्णय करने के लिए एक अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। और हमारे विधानसभा के नियम और कानून में जिस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत वो प्रश्न ठीक ढंग से दिया जा रहा है, जवाब, प्रश्न के उत्तर के बारे में जो नियम है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कठिन काम करने की जिम्मेदारी मुझे होती है। तब मेरी पार्टी का अध्यक्ष जब ये बात वहाँ पर मंत्री के रूप में रखता है, तो मैं ही उसी पार्टी का विधायक एक अध्यक्ष के रूप में मंत्री को टोकता हूँ कि मंत्री जी रुको, ये जो जिम्मेदारी मेरी है, जिसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा का अध्यक्ष प्रश्नकाल कैसे चलेगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न नीति का है या नहीं है, स्पेसिफिक प्रश्न है कि नहीं है, ये निर्णय करने का काम अध्यक्ष का होता है। तब मुझे उस मरी सरकार के पार्टी के मंत्री को रोकने का काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ कुर्सी पर विधानसभा की अध्यक्ष की हैसियत से बैठता हूँ। इसलिए मैंने समझा कि इस व्यवस्था को यदि हम अपने साथियों के बैठ के चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। मैं 1980 में एमएलए बना। 1980 एमएलए बनने के बाद 2000 आज 20-22 हो गया, मैं 10 साल तक राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 80 से 90 तक। मैं 98 में कांग्रेस सरकार जब बनी तब मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला, फिर सरकार चली गई तब मुझे विपक्ष में काम करने का अवसर मिला और उस समय मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। कि भाई गोविंद जी डोटासरा जी यहाँ बैठे हुए हैं, कम लोगों को मालूम होगा कि ये पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा कि अध्यक्ष के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में सभी जानते हैं, लेकिन ये अपनों ने कैरियर स्टार्ट किया है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, पंचायत समिति के प्रधान के रूप में। और जब पिछली बार सरकार में 21 विधायक थे, तब पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में जो भी विधानसभा की कार्रवाई देखता है वो देखता होगा कि सबसे प्रभावशाली ढंग से एक चीफ व्हिप के रूप में विधानसभा में किसने भूमिका निभाई, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि गोविंद जी डोटासरा ने निभाई थी, जिनके कारण आज सरकार में ये मंत्री भी बने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से लोक और तंत्र को समझने की आवश्यकता है।
तंत्र का काम है सरकारी व्यवस्था, लोक का काम है चुने हुए प्रतिनिधि की व्यवस्था करने का काम। इस लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई है वार्ड पंच। वार्ड पंच चुनाव प्रतिनिधि होता है और उस इकाई का सबसे छोटा सरकारी नुमाइंदा होता है पटवारी, ग्राम सेवक। अब कितने आदमी को ये मालूम है कि पटवारी और वार्ड पंच की जो भूमिका है, यदि ये भूमिका ठीक ढंग से हो जाए तो ये जो नींव का पत्थर है, जो मंजिल बनाने का काम कर रहा है, वो मंजिल बहुत मजबूत होगी। हमने वार्ड पंच का तो चुनाव कर दिया, पर वार्ड पंच का चुनाव प्रतिनिधि जो है, जिसके कर्तव्य, उसके नियम है, उसकी जानकारी उसके पास नहीं है और कोरम के नाम पर केवल मात्र पंचायत में भी साइन कर रहा है, तो फिर वार्ड पंच उस वार्ड की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। वार्ड पंच को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। वार्ड पंच की जिम्मेदारी मूलतः आज मुझे पूछा जाए तो कोई सड़क नहीं बनवा सकता, क्योंकि अस्पताल नहीं खुला सकता, वो बिजली का काम नहीं कर सकता, पर एक वार्ड पंच सजग हो, एक वार्ड पंच सजग हो तो उसे मालूम है कि मेरे वार्ड में कितने आदमी गरीब परिवार हैं, कितने आदमी के मकान नहीं है, कितनी विधवाएं हैं, कितने बच्चे स्कूल में जा रहे नहीं जा रहे हैं। ये जो विस्तृत जानकारी किसी के पास उपलब्ध हो सकती है, तो लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई का चुनाव वार्ड पंच यदि सजग हो और यदि ठीक ढंग से जानकारी रखे, तो सरकार जब पूछे आपको कि इंदिरा आवास योजना के अंदर कितने आदमी के मकान बनाने हैं, तो वार्ड पंच कह सके कि मेरे वार्ड में ये 5 नाम है जिनके मकान नहीं है, इसे इंदिरा आवास योजना में इनका नाम आना चाहिए। और वार्ड पंच सजग नहीं है, उस वार्ड में रहने वाले 15 आदमी के मकान बनने चाहिए, उन 15 का नाम नहीं है, और दूसरे वार्ड के अंदर 20-20 आदमी का नाम है जिनके 15 आदमी के पक्के मकान बने हुए हैं, और 15 आदमी को स्वीकृति लिख के भेजता है, क्योंकि पंचायत का फोरम उसका साइन लिख के भेजता है कि इनके मकान नहीं बने हुए, उनको राष्ट्र स्वीकृत करें। तो पता लगता है कितने मकान बन गए, 15 मकान बन गए। 15 मकान किसके बने, ये जानकारी वार्ड पंच ने ठीक ढंग से नहीं दी, पटवारी ने ठीक ढंग से नहीं दी, तो वो वार्ड के जितने रहने वाले जो आदमी है, वो गरीब आदमी को मकान नहीं मिलता। और सरकारी आंकड़ा बोलता है हमने इतने आदमियों के मकान बना दिए हैं। हम भी कहते हैं जितने आदमी के मकान बन गए, फिर जाके देखते हो उस पंचायत में इतने आदमी जिनके मकान बनने चाहिए, ये जानकारी वार्ड पंच ने नहीं दी। इसलिए वार्ड पंच के नहीं देने से वो मकान का काम नहीं हो सकता। वार्ड पंच पैसा नहीं दे रहा, पैसा सरकार दे रही है। वार्ड पंच को तो सही आदमी का चयन करना है, ये काम करने की जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं, पर हम वार्ड पंच बनना चाहते हैं। वार्ड पंच बन गए हम समझते हैं कि वार्ड पंच बनने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े लोकतंत्र की छोटी इकाई जो वार्ड पंच है, उसकी इग्नोरेंस, उसकी जानकारी के अभाव के कारण, उसकी कर्तव्य निर्वहन न करने के कारण उस गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वही तंत्र का छोटे से छोटा आदमी, वही तंत्र का छोटे से छोटा आदमी यदि पटवारी किसी की किस्म बदल दे, यदि पटवारी किसी की जमीन की किस्म बदल दे, पटवारी किसी की जमीन की किस्म बदल दे, तो वो पटवारी की जमीन की किस्म बदलने का फैसला डॉक्टर साहब रेवेन्यू में प्रैक्टिस के वकील हैं, रेवेन्यू बोर्ड के पहले नहीं हो सकता। सरकार का छोटे से छोटा नुमाइंदा यदि छोटी सी गलती कर दे, उससे गरीब आदमी को रिलीफ करने के लिए यदि उसकी जमीन खाते की है, उस जमीन को बिना नाम डिक्लेयर कर दिया, यदि उस जमीन को गैर खाते पर रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया, तो उसको वापस ठीक करने के लिए उस आदमी को रेवेन्यू बोर्ड के तक जाकर फैसला करवाना पड़ता। ये है तंत्र, ये है लोग मजबूत है तो तंत्र कमजोर है, और तंत्र मजबूत है तो लोग कमजोर है। आज लोग कमजोर है, तंत्र मजबूत है। पुलिस के आदमी बैठे हुए हैं, पुलिस की FIR में यदि किसी का मर्डर में नाम लिख दिया जाए, 307 के अंदर हाई कोर्ट में जमानत होती, इसके पहले जमानत नहीं होती। आपने हत्या की नहीं की, आप हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित थे कि नहीं थे, 120 में नाम लिख कर आपका नाम लिख लिया गया और आपको पकड़ लिया गया, तो फिर आपकी जमानत हाई कोर्ट के अंदर होगी, AGM के पास होगी, ADM के पास होगी, CGM के पास होगी। एक पुलिस का नुमाइंदा जिसको लॉ एंड ऑर्डर को करना है, उसका छोटा से लोएस्ट आदमी यदि ये काम कर लेता है, ये तंत्र है, वो लोग में चुनाव प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता, उसकी हाई कोर्ट पर जमानत होती। अपने तो महिला सबको अनुभव है, टीपी लगती है, टीपी एक टीपी को व्यवस्था ठीक ढंग से करो तो 4 ट्रिप निकालो, 5 ट्रिप निकालो, टीपी तो एक ही चाहिए, टीपी एक चीज को चाहिए, एक ही टीपी चाहिए। तो महिला में काम करने वाला आदमी है, उसको मालूम है कि उसकी रॉयल्टी के अंदर देना है, उसको देना है,
रसीद मशीन की उसमें माई डिपार्टमेंट की उसकी है, रवान की उसकी एंट्री करनी है, एक बार में एंट्री कर दो ठीक, एक की एंट्री से 5 ट्रिप निकाला तो भी ठीक। हाँ तकलीफ है, वो भी छोटा छोटा कम करिए। फॉरेस्ट उठा के देख लो, फॉरेस्ट में रहने वाला कोई भी तंत्र का छोटे से छोटा आदमी है, वो यदि गलती करता है तो उस गलती से रिलीफ करने के लिए, उससे अंडू करने के लिए, रिलीफ करने के लिए जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और उसका लोग का सबसे छोटे से छोटा नुमाइंदा वार्ड पर सजग हो, उस वार्ड को मालूम हो कि मेरे वार्ड में जितने आदमी रह रहे हैं उन आदमी के पास, किसने के पास गैर मुमकिन जमीन है, किसके पास खाते वाली की जमीन है, कितनी चरनोट की जमीन है, ये जानकारी उसके पास है, तो कोई भी पटवारी रेवेन्यू रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं कर सकते, कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड को टेम्पर नहीं कर सकते। यदि गांव का आदमी को मालूम है कि ये आदमी मर्डर केस में नहीं है, तो पूरी चैनल है आपका, वार्ड बंद से लगाकर, सरपंच से लगाकर, प्रधान से लगाकर, एमएलए से लगाकर, एमपी तक, सरकार, मंत्री, चीफ मिनिस्टर सबसे मिलके उस पहली एफआईआर को ठीक करा सकता है और मर्डर मरना बाद निकाल सकते। ये लोग ये भी पूरा अवेलेबल है नीचे। यदि स्वतंत्र का आदमी कोई गलती करता है, उस गलती को ठीक करने के लिए चैनल उपलब्ध है कि चुना हुआ प्रतिनिधि यदि ठीक ढंग से अपनी पैरवी करे तो उसके पास चैनल उपलब्ध है। किसी एफआईआर में गलत नाम होने के बाद आपके पास पूरा अधिकार है, प्रधान जी के थ्रू जाओ, एमएलए के थ्रू जाओ, एमपी के थ्रू जाओ, डीवाईएसपी से बात करो, डीवाईएसपी से बात करो, तफ्तीश चेंज कराओ, आईजी के पास जाओ, होम मिनिस्टर के पास जाओ, वो ठीक ढंग से काम हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, उस आदमी को जेल में ले जाना पड़ेगा। और यदि आपका तंत्र कमजोर है, तंत्र मजबूत है, लोग कमजोर है, तो तंत्र ने नीचे गलती कर दी, लोग ऊपर घूम कर उस आदमी को जेल में लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद समझना पड़ेगा। हमने 70 साल में चुनाव चुने हुए वार्ड पर चुने हैं, हमने 70 साल में सरपंच चुने, प्रधान चुने, एमएलए चुने, एमपी चुने, पर हम ये व्यवस्था को नहीं समझना। लोकतंत्र में जब चुना हुआ प्रतिनिधि जानकारी रखता है, काम करने के तरीके को जानता है, तब प्रभावशाली ढंग से न्याय दिला सकता है, विकास करा सकता है और सरकारी जो योजना है उसका लाभ लोगों को पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने समझा कि भाई नई तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, मेरे जहाज में आदमी नहीं आके बैठना पड़ा तो मेरे पास पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है मालूम होना चाहिए। चुनाव होने के बाद पार्टी का जो बहुमत आता है, ये चिट्ठी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लिखता है। कौन लिखता है? सीपी जोशी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तब कांग्रेस का बहुमत आया, तब हमने लिखे भैया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से कि कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को पार्टी का नेता चुना है। इसके आधार पर गवर्नर को शपथ दिलाता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लिखते हैं कि भाई इसके चुनाव का नेता हमने ये बनाया, दूसरा कहता है कि मैं हूं, तो गवर्नर साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसके लेटर को कानून दस्ती से ऑथेंटिकेट मानता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष छोटा मोटा आदमी नहीं, उसके सामने मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए बोलना पड़ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मन में इच्छा है कि मेरा लोग जिस पार्टी का, मैं कोई भी हो किसी पार्टी का, यदि कांग्रेस पार्टी के ये है, इनके मन में ये कल्पना है कि मेरी लोग का सबसे छोटा नुमाइंदा जो है वो वार्ड पंच है। मेरे पार्टी का सबसे छोटा नुमाइंदा कौन है? वो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। कभी संविधान को हमने पढ़ा कि बूथ में एक अध्यक्ष बनता है।